अब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1934 में मुंशी नरेंद्र रॉय ने सबसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कांग्रेस ने भी फिर 1935 में इस डिमांड को बहुत ऊपर तक उठाया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडियंस की हो। हम अपना संविधान बनाएंगे जी, हमें बनाने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि ब्रिटिश हमें बना के देंगे, ये लीजिए आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे मानिए। नहीं, हम बनाएंगे, हमारे लोग चुनेंगे उन लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये सब डिमांड्स चल रही हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक बात ये भी रही कि हम साउथ अफ्रीका से काफी ठीक थे। साउथ अफ्रीका के अंदर तो उन्हें बैठना पड़ा, 2 साल तक ये डिसाइड करना पड़ा कि क्या क्या करें क्या क्या ना करें। हमने क्योंकि ब्रिटिश रूल को देखा 150 सालों तक लगभग, तो ब्रिटिश रूल के बाद हमारे दिमाग में कुछ चीजें बहुत क्लियर थी कि हाँ जी, हमें ये करना है। जैसे ब्रिटिश रूल में इक्वालिटी नहीं थी, तो हमें हमारे दिमाग में ये बात थी कि हाँ, इक्वालिटी होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी में भी इक्वालिटी नहीं थी उस समय, कि अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो वर्णास में डिवाइडेड थे, वैसे बात की जाए तो मुस्लिम्स के साथ टेंशन्स थी। तो ऐसे में लोगों को था कि नहीं, हम सब लोगों को बराबर रखेंगे, हम इक्वालिटी जरूर देंगे। ब्रिटिश के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और वहां लाठी डंडे मारे जाएंगे। तो ऐसे में इन्हें पता था कि नहीं, लोगों के पास फ्रीडम भी होनी चाहिए, हालांकि वो फ्रीडम लिमिटेड हो। और पॉजिटिव फ्रीडम उसको बोला जाता है, जो नेगेटिव फ्रीडम होती है उसको अनलिमिटेड फ्रीडम भी कह देते हैं हम। इनको ये भी पता था कि जबरदस्ती जो है रिलीजियस कन्वर्जन भी बहुत सारे हुए, क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत रिलीजियस कन्वर्जन हुए। तो इन्हें पता था कि नहीं, हर व्यक्ति के पास अपने स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस धर्म को अपनाए, किस धर्म को वो फॉलो करे, किसकी बातों को माने। तो रिलीजियस फ्रीडम का भी बात क्लियर था। इन्हें पता था कि राइट टू वो, हालांकि ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स किए, जब दबाव उन्हें देखने को मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, फिर 1999 में मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऐसे उन्होंने बहुत सारे वो किए जिसमें उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की एस्टेब्लिशमेंट की। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, देखिए इंडिया जो था, इंडिया को 2 पार्ट्स में बांटा गया उनके अकॉर्डिंग। ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इसके ऊपर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करेंगे। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रूलर तो इन्हीं का रहेगा, लेकिन रियल पावर किसके हाथ में रहेगी? ब्रिटिश के हाथ में रहेगी। वो कहेंगे भाई, इसे ही ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कहा गया, कि ब्रिटिशर्स की ही सुप्रीमेसी है। तो अब उन्होंने क्या किया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाया यहाँ पर, और इनमें कुछ हद तक उन्होंने राइट टू वोट दिया, लेकिन वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइज वहां पर दिया गया था। अब ऐसे सिचुएशन में हमारे लीडर्स के सामने ये बात थी कि सभी लोगों को समान वोटिंग राइट होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि केवल एक ही प्रिंसिपल ऐसा है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, ये 1 मार्क्स में जरूर आ सकता है आपके पास। और वो है कि ऐसा कौन सा प्रोविजन था जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिना किसी डिबेट के पास किया गया? दैट वाज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कि सबको पता था कि हाँ भाई, 1 वोट 1 वैल्यू एंड एवरी अडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया। उस समय इसकी एज जो थी वो 21 ईयर्स थी, लेकिन 1988 के अंदर 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ, सॉरी 61st अमेंडमेंट हुआ। और 61st अमेंडमेंट ने क्या कहा कि इस वोटिंग एज को 21 से हटा करके और 18 कर दिया गया। अब वापस आते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बातचीत चल रही है और हमारे लीडर्स के सामने एक फ्रेम बहुत अच्छा सा बना हुआ कि ये चीजें करनी है। और ये बहुत पहले बन गया है, जब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। लेकिन असेंबली के बनने से पहले हमारे लीडर्स के दिमाग में एक पिक्चर क्लियर थी कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जहां इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो 1928 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू कमेटी थी। मोतीलाल नेहरू कमेटी 10 अगस्त 1928 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें भी इन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बातचीत की, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, फ्रेमिंग के ऊपर बात थे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें थे कि हमारे ऐसे ऐसे होना चाहिए। और
इन्होंने 14 राइट्स, इन्होंने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात की और इन्होंने 14 राइट्स सजेस्ट किए और इन 14 राइट्स में से एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 राइट्स जो थे, 10 अधिकारों को जो है सम्मिलित कर दिया गया। अब ये है जी फर्स्ट, यानी कि मोतीलाल नेहरू कमेटी का ये हुआ। और इसके बाद क्या था 1931 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 1931 के अंदर क्या होता है, 1931 के अंदर कांग्रेस का 1931 कांग्रेस सेशन होता है एट कराची 26 मार्च से और 31 मार्च तक ये हुआ 1931 में। देखिए इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिजाइड किया। अब इसमें क्या खास बात थी, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला सिस्टम चला हुआ था और गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी कहते हैं ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस बंद कर देंगे, आप हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ो। और इरविन ने कहा कि ठीक है आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन आए कांग्रेस से। तो कराची सेशन में क्या होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव होंगे महात्मा गांधी जी। इस चीज को प्लीज नोट करके रखें क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यहां से एक चीज उठेगी और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर क्या हुआ कि जब गांधी जी वहां पर गए तो गांधी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं कांग्रेस का, और कांग्रेस भारत की जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, वो भारत की जनता को रिप्रेजेंट करती है, तो वर्चुअली मैं ही देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो 3 लोगों ने उनको अपोज किया, 3 लोगों ने अपोज किया। सबसे पहले मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने कहा कि आपका मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए हम हैं, इंडियन मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है मुस्लिम लीग। आप कह रहे हो जी आप सारी इंडिया का कैसे कर रहे हो, हम कर रहे हैं मुस्लिम्स का। दूसरा प्रिंसली स्टेट्स ने कि आपका हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हम खुद हैं अपने राजा, आप कौन होते हो, भागो यहां से। तीसरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस हैज नथिंग टू डू विद लोअर कास्ट, दलित शेड्यूल कास्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अपर कास्ट हिंदूज की, अपर क्लास हिंदूज की पार्टी हो। और ये इन्होंने यहां पर एक डिमांड आई सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड उठी कि जो दलित्स हैं इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। 1932 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई बी आर अम्बेडकर साहब ने। लेकिन इसमें क्या था कि एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है इलेक्शन के लिए, जैसे होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा भी उसी एक एससी या एसटी में से होगा और वोटिंग करने वाली जनता भी वही होगी। लेकिन बाद में इस सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजर्व्ड इलेक्टोरेट कर दिया गया कि खड़ा तो उसी कास्ट का होगा, मतलब उसी उससे होगा, एससी से होगा या एसटी से होगा, लेकिन वोट सब करेंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास जरूर आएगा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यहां पर ये सब चल रहा है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में धीरे धीरे सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है और ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता चलता है और देश को आजादी देने की बात आती है। तो 1946 के अंदर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उसके अंदर ये माना गया कि हाँ जी चलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बातचीत शुरू होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या था कि आपका जो कंट्री है उसको डिवाइड किया, यानी कि प्रोविंसेस तो थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग काम शुरू किया गया और यहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी 3 मेजर कम्युनिटीज में बांटा गया, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल, यानी कि रिजर्व कर दी गई, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए, ये उसके लिए और ये जनरल के लिए। और जो पॉपुलेशन यानी कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस को बांटा गया था, जो सीट्स दी गई थी, और वो था रफली रेशो था 1:10 लाख, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक सदस्य 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे करके टोटल 389 जो थे वो हमने यहाँ पर चूज किए, जिसमें से 292 जो थे वो थे ब्रिटिश इंडिया से, यानी कि यहाँ से प्रोविंसेस से, और 93 जो थे वो थे प्राइंसली स्टेट से। और जो 4 बच गए, क्योंकि 292 प्लस 93 385 और 389, जो ये 4 जो थे ये चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे, ये ब्रिटिशर्स के कमिश्नर यहाँ पर वो करते थे। यहां से इन्होंने 4 रिप्रेजेंटेटिव लिए, टोटल 389 हुए। टोटल 389 जो लोग हैं वो 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने फर्स्ट मीटिंग की। फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने एक फ्रेंच कन्वेंशन है उसमें कि सबसे बड़े आदमी को ही बना दिया जाए, तो इन्होंने एक दिन के लिए जो है
अपने प्रेसिडेंट के रूप में, जो सिर्फ एक उसके लिए था, एक वो बनाने के लिए। 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने फर्स्ट मीटिंग हुई। इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बाद में इंडिपेंडेंट होने के बाद, पूरा वो होने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन यहाँ वो इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे। एच.सी. मुखर्जी इसके वाइस चेयरमैन थे और बी.एन. राव इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। एस.एन. मुखर्जी इसके जो है कैलीग्राफर थे, उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन को, हैंड रिटन है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सिचुएशन के अंदर ये असेंबली ने अपना काम करना शुरू किया। तो दिसंबर 1946 से और नवंबर 1949 तक ये जो टाइम था, 2 years 11 month 18 days का जो वक्त लगा, 114 डेज की सिटिंग्स हुई और यहां पर इन्होंने काम करना शुरू किया। अब क्या इन्होंने प्रोसीजर अपनाया? इन्होंने प्रोसीजर क्या अपनाया कि हर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। काफी पढ़े लिखे थे, काफी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने स्टडी किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ड्राफ्ट बनाया कि ऐसा लगना चाहिए। उस ड्राफ्ट को असेंबली के अंदर लाया गया। असेंबली के अंदर जब डिस्कस किया गया तो सारी की सारी चीजों को क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया गया, डिटेल में डिस्कशंस हुए, लोगों के डिस्कशंस को रिकॉर्ड भी किया गया। ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है। अब हालांकि फैक्ट्स आपके पास यहाँ पे कम रहेंगे, कुछ ही फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स में एक और बात देखने की है कि क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, उसने कहा कि हम नहीं आएंगे, ये हमारी है ही नहीं, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स एक्चुअल में टू नेशन थ्योरी पे मुस्लिम जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, टू नेशन थ्योरी उन्होंने कहा कि इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू नॉट वन पीपल, यानी कि दो तरह के लोग हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, एंड देयर शुड बी टू सेपरेट कंट्रीज, वन फॉर हिंदूज वन फॉर मुस्लिम्स, सो दे डिमांडेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात, कोशिश तो की गई कि अनडिवाइडेड रहे, लेकिन ऐसा बन नहीं पाया। और 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान, क्योंकि अब एडमिरल जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन इंडिया के वाइसरॉय हैं, और उन्होंने कहा कि हम जुलाई 1948 तक हर हालत में इंडिया से चले जाएंगे, आप लोग बकवास मत कीजिए, अपना फटाफट बनाओ जो बनाना है। 3 जून 1947 को इन्होंने कहा कि इंडिया को डिवाइड किया गया, इंडिया के पार्टीशन हो गया। और उस पार्टीशन के अंदर देखिए अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं कि कंट्री का पार्टीशन हो रहा है। जिन लीडर्स ने एक अनडिवाइडेड इंडिया का सपना देखा था, जिन्होंने ये देखा था कि अब हम आजाद होंगे और फिर से हम भाईचारा कायम करेंगे, लोकतंत्र होगा, एक नई मिसाल देंगे, अब उनके सामने उनका सपना टूट रहा है, अब देश बंटने वाला है। 3 जून को ये सब हुआ। जिन्ना को मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जिन्ना नहीं माने और इन्होंने कहा कि जी चलो करते हैं। अब 3 जून को अनाउंसमेंट हुई, तो जब इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 ब्रिटिशर्स ने कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर, हम तो इंडिया पे रूल कर ही नहीं रहे, वी आर जस्ट गिविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, हम तो ट्रेन कर रहे हैं जी, हम तो सिविलाइजिंग मिशन के ऊपर है, हम तो जनता को सिर्फ और सिर्फ सिविलाइज कर रहे हैं, हम कोई रूल थोड़ी कर रहे हैं, ये लो जी आपकी पावर आपके हाथ में, आप संभालो, ट्रांसफर ऑफ पावर कह दिया इसे। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने काम करना, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बट गई, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब 389 मेंबर्स नहीं रहे, अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स रहे। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने और समस्याएं हैं कि सबसे पहले देश बट गया, मेंबर्स 299 हो गए, प्राइंसली स्टेट्स की गड़बड़ आ गई। अब ब्रिटिश ने कहा, क्योंकि ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, उन्होंने कहा लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, अब प्राइंसली स्टेट्स फ्री हैं। भाई आप चाहो तो इंडिया के साथ चले जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, और चाहो तो इंडिपेंडेंट रह लो। अब गड़बड़ इन्होंने क्या की कि रूलर्स के ऊपर छोड़ दिया, जनता पे नहीं। भाई किसी जगह की डेमोक्रेसी तो यही कहेगी ना, डेमोक्रेसी का मतलब तो ये कि लोगों की बात को सुना जाए, लोगों को तो सुना ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि जैसा नवाब साहब कहेंगे वैसा होगा, यानी कि रूलर्स जो कहेंगे, जो रूलर्स डिसाइड करेंगे वो। अब वो अड़ गए। अब वहां पर ये सिचुएशन ऐसी, पार्टीशन के अंदर
लगभग 10 लाख लोगों की डेथ हो गई है, पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस चल रहा है, यहाँ पर कंट्री के अंदर ये जो है इनको प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना मुश्किल हो गया है। नवाब ऑफ हैदराबाद वहां पर अपने तेवर बदल चुके हैं कि नहीं जी हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे या हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। बहुत सारी, सबसे पहले ट्रेवनकोर ने अनाउंस किया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ट्रेवनकोर, और ट्रेवनकोर के 3 दिन बाद ही नवाब ऑफ हैदराबाद ने कह दिया, निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम उस्मान अली खान, कि हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में असेंबली के सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन असेंबली ने फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक बनाया और जितने भी कंट्रीज थी उनके बेस्ट प्रोविजंस को उठाया और उनकी बैकड्रॉप्स को हटाया। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, हम कॉपी नहीं करने वाले। बहुत फेमस स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हम कॉपी नहीं कर रहे। क्लास 11th में आप इसे पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री में, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, हम अच्छी चीजें उठा रहे हैं और उनकी गलतियों से सीख रहे हैं, उनकी गलतियों से सीखेंगे, उनके अच्छे प्रोविजंस को उठाएंगे, देश को एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया और 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दे दिया। अब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनलाइज हो गया है और 26 जैन 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया। इससे पहले 24 जैन को जो है 24 जनवरी को जो है 284 मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किए। 284 मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर दिए थे, उस समय प्रेजेंट थे 284 मेंबर्स। 26 नवंबर को यहां पर इसको फाइनलाइज कर दिया गया, यहां इंप्लीमेंट कर दिया गया 26 को। और 26 जनवरी एक्चुअल में फेमस इसलिए है कि 1930 में, क्योंकि 1929 में जो है एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में लाहौर सेशन था कांग्रेस का, और उस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात की गई और कहा कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और उसी को मार्क करने के लिए हमने इसे अपना रिपब्लिक बनाया, हम इस दिन रिपब्लिक बन गए। अब हम देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो 70 ईयर्स पहले इसने बनाया, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानने जी, हमें क्या जरूरत है इसको मानने की, दुनिया बदल गई है, देश बदल गया, हम तो मॉडर्न हो गए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने। तो उसके रीजंस को देखेंगे कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों विश्वास रहना चाहिए अभी भी। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्यों इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करें, वाई, क्यों एक्सेप्ट करें हम इतने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट, कि ये उन लोगों के व्यूज नहीं है सिर्फ, ये उस समय की डिमांड थी। उस समय इंडिया के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी, क्या उन सिचुएशंस का सही आंसर इसमें है कि नहीं, क्या उस फ्यूडल इनइक्वालिटीज जो चली हुई थी, क्या उसका आंसर इक्वालिटी देकर के हमने नहीं दिया, क्या हमने राइट टू वोट देकर के नहीं दिया। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, देखिए आप जब पढ़ेंगे क्लास 11th में तो आप पढ़ेंगे कि सोवियत यूनियन ने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, फ्रांस में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार रीराइट, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना पड़ा, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस को उसमें नहीं दर्शाया गया, वो कुछ लोगों ने लिख दिया, लेकिन हमारे लीडर्स ने तो लोगों की समस्याओं को समझ करके लिखा था। आज तक क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ने भी ऐसे अपोज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, फाड़ के फेंक दिया जाए? नहीं, सभी क्या कहते हैं कि संविधान में हमारा विश्वास है। तो ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम 70 ईयर्स से एक ही कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स आप कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स, जो कि लास्ट में इसी चैप्टर का टॉपिक है और हम इसको जरूर स्टडी करेंगे। अच्छा जी, ये भी ठीक है। दूसरा क्या है कि लोगों को, यहां पर लोगों को रिप्रेजेंट किया गया है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो है ही नहीं, लोगों ने तो चुना ही नहीं है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स थे, यानी कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके मेंबर्स ने इनको चुना, और वहां पर सिस्टम क्या था, पीआर सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पीआर सिस्टम के बारे में एक बात सिंपल है कि पीआर सिस्टम 50% प्लस 1 वोट्स को मानता है, यानी कि किसी के पास 50% प्लस 1 वोट जो होगा वही जीतेगा। यहां पर इसको वोटिंग का जो सिस्टम है क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। अब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की बात उठी कि लिमिटेड फ्रेंचाइज है, इन लोगों को भी तो लोगों ने चुना है,
भाई लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है, उन वहां पर बैठने वाले जो मेंबर्स हैं उनको भी तो लोगों ने चुना है, भले ही कम लोगों ने चुना, लेकिन क्या वो लोग इंडिया के लोग हैं? बिल्कुल हैं। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी दे दिया जाता तो उस समय जो लीडर्स थे वो इतने फेमस थे कि कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ इन लीडर्स ने लोगों के अकॉर्डिंग काम किया है, लोगों की जो विल है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, लोगों के भले के लिए काम किया है। और मेन था कि ज्योग्राफी को आप सही रखें, कि ज्योग्राफिकली सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि नहीं दिया गया? हाँ जी, ज्योग्राफिकली दिया गया। पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो 1:10 लाख का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बना के रखा गया। तीसरा था वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग भी तो देखी जाए, कैसे बात की जा रही है। देखिए बहुत ही ओपन वर्किंग थी यहाँ पर, हर एक चीज को क्लोज बाय क्लोज डिस्कस किया गया। पहले ड्राफ्ट बनाया जाता था, फिर उसको असेंबली के सामने रखा जाता था, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता था। उस डिस्कशन को आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, किसी भी बुक में आप सीएडी दिखेंगे तो उसका ये मतलब होता है, और इसकी 12 वॉल्यूम्स के अंदर उसको रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को। इनको लोगों के सामने भी लाया गया, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इन सब में ये चीजें आती थी, और लोगों के भी सजेशंस थे, उनको लिया गया था, लोगों के सजेशन। जैसे कि कई लोग क्या चाहते थे कि जो लैंग्वेज की माइनॉरिटीज थे वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज का प्रोटेक्शन हो, उनके कल्चर का प्रोटेक्शन हो, ये सब चीजें उन्होंने ऐड की। तो सब इस चीजों को ऐड कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं असेंबली के पास। तो असेंबली ने लोगों की बातों को भी रखा है। तो ये मेन 3 रीजन है कि हमने उस समय की जो है जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसको लिखा, और अब तक ये सही चल रहा है। दूसरा कि लोगों के रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा गया, लोगों के अकॉर्डिंग काम है, भारत के लोगों ने ये शक्ति दी थी, भारत के लोगों ने पावर दी थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, क्या आप लिखिए। इसके साथ साथ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी, जो कि बहुत फ्री और जो इम्पार्शियल थी, लोगों को साथ जोड़ा गया इसके अंदर, और ये सब आप पढ़ सकते हैं, 12 वॉल्यूम्स के अंदर उसको रखा गया है। अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं उसके बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक वैल्यूज हैं, हम उनके बारे में कहां से पढ़ें। देखिए फिलॉसफी के बारे में हम अब पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे पढ़ा जा सकता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, जो बेसिक वैल्यूज हैं, उनको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो जो हमारे फेमस लीडर्स हैं उनका क्या विचार रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और या हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से, प्रियम्बल है कि अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, की जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो शॉर्ट स्टेटमेंट, बहुत शॉर्ट में उनको दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लीडर्स की बात करें तो जो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अंदर जो उनकी मैगजीन थी 1931 में, उन्होंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि सब लोगों में समानता हो, अनटचेबिलिटी ना हो, एक ऐसा देश जिसमें भाईचारा हो, जिसमें जो टॉक्सिक जो है जैसे कि लिकर है या इस तरह के द्रव्य पदार्थों का सेवन ना किया जाए, जो कुछ खास तरह के जीव जंतु हैं उनका स्लॉटर, उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाए, आपसी भाईचारा हो, सभी लोगों को ये लगे कि वो जुड़े हुए हैं, एक गरीब से गरीब आदमी को भी ये लगे कि वो देश में इंटीग्रेटेड है, उसकी वैल्यू है देश में, उसकी रिस्पेक्ट हो, वो सब लोग जुड़ा हुआ महसूस करें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कंक्लूडिंग स्पीच में इन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्राडिक्शंस की लाइफ में जाने वाले हैं। आपने पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी, राइट टू वोट दे दिया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सब दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिए, फंडामेंटल राइट्स दे दिए, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दीजिए। सोसाइटी के दिमाग में तो अभी भी यही है ना कि यह हमसे छोटा है, हम बड़े हैं, या अमीर गरीब का जो गैप है, महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये गैप कम रहे। यहां पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही बात कही कि हम कैसे सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करेंगे, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि फ्रीडम जो है ट्राइज विद डेस्टिनी, इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस की जो नाइट थी तब इन्होंने दिया ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जो इनकी स्पीच है, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो ये जो इन्होंने कहा कि फ्रीडम तो आ गई, पावर भी आ गई, लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमें लोगों को जोड़ करके रखना है, हमें
हर इंसान को हमारे देश के अंदर इंटीग्रेट करके रखना, उसको लगना चाहिए कि आजादी है, देश उसका भी है, उसका भी जो है किसी के साथ कोई गलत ना हो, रिलीजियस माइनॉरिटी या जो और माइनॉरिटीज हैं, कल्चरल माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, उनके साथ गलत ना हो। इन्होंने अपने एक लेटर में भी लिखा सभी चीफ मिनिस्टर्स को कि पाकिस्तान में हमारे जो भी लोग हैं उनके साथ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम हमारे यहाँ पर हमारी माइनॉरिटीज को कुछ नहीं होने देंगे, हमें अपनी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है और हमें डेमोक्रेसी को ऊपर रखना है। ये हमारे लीडर्स के व्यूज हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन कम आने की संभावना है, यहां से क्वेश्चन बहुत आएंगे। प्रियम्बल जो आपका है, जो बाहर की तरफ आपने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, अब ये जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया कहां से दी? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लैंग्वेज लिखी वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहीं से कन्वेंशन चल गया जी, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हम भारत के लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे लिए, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बाहर के देश ने आके हमें कहा कि ये लीजिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी राजा ने हमें कहा कि ये संविधान है और तुम इसे मानोगे, नहीं, हमने बनाया है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कि हम किसी और जो है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमने अपने यहाँ पर लोकतंत्र को एस्टेब्लिश किया है, वो बेसिक फीचर्स यहाँ हम अपने देश को देने वाले हैं इसके अंदर। सवरन, सवरन का मतलब है प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता का मतलब है कि हमें कोई और बाहर का देश ये नहीं बता सकता कि आप ये कर लें या ये कर लें, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के ऊपर खुद डिसीजन लेंगे, कोई हमें बताएगा नहीं। सोशलिस्ट, देखिए सोशलिस्ट और जो सेकुलर है, एक्चुअली 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी एक अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, इसके अंदर इन दो वर्ड्स को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब है कि जो वेल्थ का जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा एक हाथों में, सरकार कई चीजों को ओन करेगी ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस किया जा सके और इकोनॉमिक इक्वालिटी की तरफ बात बढ़ाई जाए यहां से। सेकुलर का मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर से दूर है, सिर्फ रिलीजन के अंदर आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए आ सकती। सती प्रथा है, अब आप कह देंगे जी हमारा तो रिलीजियस राइट है, सती प्रथा तो बहुत पुरानी है, हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, अच्छा ऐसे कैसे, कोई ऐसी चीजें हैं जो कुरीतियां जिनको बोला जाता है, उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर में इंटरवीन कर सकती है। यही डिफरेंस है वेस्टर्न नोशन ऑफ सेकुलरिज्म और इंडियन नोशन ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न कहता है कि रिलीजन और स्टेट अलग अलग, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया में कि रिलीजियस जो इंट्रा रिलीजियस विद इन रिलीजन इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट इज चूजन बाय पीपल, वो इलेक्टेड है, कैसे है, इनडायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हेड ऑफ स्टेट वो इलेक्टेड है, किसी मोनार्क ने थोड़ी ना उनको कहा है कि जाइए अब आप इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, नहीं। इक्वालिटी कि सभी लोगों के पास इक्वालिटी होगी, जिसमें हमारे पास जो आर्टिकल 14 to 18 है, जस्टिस होगा, लोगों को समान न्याय मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट क्लास रिलीजन, बड़ा छोटा सब बराबर है, इक्वल बिफोर लॉ। और यहां पर भी बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी रेस के, बिना किसी जेंडर के सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। लिबर्टी, लिमिटेड फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम बोला जाता है जिसको, लिमिटेड फ्रीडम दी गई है, अपनी हदों में रह करके बोले, आप ऐसा कुछ ना बोले जो दूसरे को ठेस पहुंचाए या राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह हो। कल आप असेंबली बना ले और कह दे कि मार डालो उन लोगों को, अब ऐसे थोड़ी ना होगा, किसी एक कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हो जाएं एक जगह, आप बैठकर के शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई भी बात आती है, गवर्नमेंट का कोई बिल है, यू कैन गो एंड यू कैन प्रोटेस्ट, शांति से आप बैठ गए, ठीक है जी, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप हथियार लेकर के पहुंच गए और आपने कहा मार डालो सबको, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास वो आजादी नहीं है। आप पीसफुल कैंडल मार्च कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना कीजिए, आप नारे लगाइए, लेकिन आप किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी है कि हम लोग ऐसे रहेंगे जैसे हम एक ही फैमिली के लोग हैं, भाईचारा इतना बना करके रखेंगे,
और ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो प्रियम्बल से या हमारे लीडर के व्यूज से। अब देखिए, हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी कि हो सकता है कोई कमी हमसे छूट गई हो और बाद में फ्यूचर में इसको ठीक करना पड़े, तो उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या जगह छोड़ी, अमेंडमेंट, कि आप बदलाव कर सकते हैं, आप संविधान में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। आप लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ संसद, भारत की संसद यानी कि इंडिया का पार्लियामेंट कर सकता है। इंडिया का पार्लियामेंट कैसे करेगा साहब? इंडिया का पार्लियामेंट वेरिएशन कर सकता है, किसी भी आर्टिकल में बदलाव कर सकता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल बाय द मीन्स ऑफ वेरिएशन, एडिशन एंड रिपील, यानी कि हटा दे, उसको कह दे कि अब से इनवैलिड है जी। आप किसी आर्टिकल में बदलाव कर सकते हो, कोई नया आर्टिकल जोड़ सकते हो, या किसी आर्टिकल में कोई बात जोड़ सकते हो। आप किसी आर्टिकल को पूर्णतः हटा सकते हो, उसके कुछ भागों को हटा सकते हो। अब आपने क्या कहा कि जी ये 3 तरीके हैं, कुछ सिंपल है, कुछ बहुत सिंपल प्रोसेस, जैसे कि ऑर्डिनरी, जैसे कि 50% मेजोरिटी चाहिए जी। अब जाहिर सी बात है कि जिस आदमी की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, 50% बहुमत तो उसके पास है ही पार्लियामेंट में, वहां तो आप सीधे सीधे कर सकते हो। जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, 2 के तहत आप नाम बदल सकते हो किसी भी स्टेट का, और 3 आप किसी भी नई स्टेट की क्रिएशन कर सकते हो, एडमिट कर सकते हो इंडियन यूनियन में उसको। अब इसमें भी एक टेक्निकल बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। 1973 में केशवानंद भारती केस होता है। केशवानंद भारती केस में 11 जजेस बेंच, जो अब तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रही, उसने जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट जो चाहे वो बदल सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये डिसाइड करेगी जुडिशरी। कुछ चीजें डिसाइड है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि चलिए जी अब से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक आदमी के पास सत्ता, नो, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ये नहीं कह सकते चलो सेंटर की सब पावर आप सेंटर के हाथ में और स्टेट्स भागो यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की पावर उन्होंने अपने पास रखी, इस समय आने पे हम आपको बताएंगे। अब इसमें 3 प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है, 3 प्रोसेस, हालांकि 11th में है लेकिन थोड़ा सा आप देखें। फर्स्ट प्रोसेस सिंपली 50% मेजोरिटी चाहिए। ये 50% मेजोरिटी क्या है? देखिए, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, और मान लीजिए आज के दिन में यानी कि 31 जुलाई 2021 को सरकार एक बिल लेकर के आती है ए, जो कि ऐसा है जिसके लिए 50% बहुमत चाहिए। ये 50% का मतलब क्या है कि जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 50% सिर्फ वोटिंग। अब मान लीजिए 543 में से 300 लोग प्रेजेंट हैं, इन 300 लोगों के अंदर में से 200 लोगों ने वोटिंग की, तो 50% कितना बनेगा जी? 100 बनेगा, और एक ज्यादा उससे 101 वोट के ऊपर सरकार का बिल पास हो जाएगा, सेम राज्यसभा में हो जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी तो फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट कहती है 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत आपको चाहिए। इस 2/3 बहुमत में क्या है? इस 2/3 बहुमत को समझिएगा, 543 है, 543 का हाफ करो। इसमें कहता है कि हाउस की स्ट्रेंथ का हाफ और वोटिंग करने वालों की स्ट्रेंथ का 2/3। हाउस की स्ट्रेंथ का हाफ कितना बनेगा? हाउस की स्ट्रेंथ का हाफ बनेगा 272। 272 तो चाहिए ही चाहिए, और जिन्होंने वोट किया उसका 2/3 होना चाहिए। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको 272, ये तो मेजोरिटी सिंपल है, इतनी तो हर गवर्नमेंट के पास होगी, लेकिन जितनों से वोट करवाया आपने 272 तो होने ही चाहिए। अगर आप मान लीजिए जैसे आपने कहा कि जी 60 लोगों ने वोट कर दिया, आपने कहा 2/3 ही तो चाहिए, तो 60 लोग प्रेजेंट है, 2/3, और ये 40 लोगों पे पास हो जाएगा ना। 272 मिनिमम है, यानी कि स्ट्रेंथ हाफ तो इसके पक्ष में हो, और वोटिंग करने वालों में यानी कि इससे ज्यादा जो वोटिंग होगी वो उसके फेवर में हो। मान लीजिए 300 लोगों ने वोट किया, 300 लोग, तो 2/3 इंटू 300, 100, और ये क्या बन गया?
200 बन गया, तो पास होगा क्या? नहीं, क्योंकि 2/3 में फर्स्ट आपको 272 मेजोरिटी चाहिए, हाउस की हाफ, यानी कि हाउस की स्ट्रेंथ क्या, आप 543 में से हाफ तो चाहिए, और फिर जो वोटिंग करे उसका 2/3 चाहिए आपको। यहाँ तो 200 ही बनेगा, 300 वोट करेंगे तो 2/3। अब थर्ड मेजोरिटी यानी कि थर्ड प्रोसेस जो है वो कहती है 2/3 मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ स्टेट, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट। हाफ ऑफ स्टेट्स के यहां सिंपल, यहां स्पेशल का कोई प्रोविजन नहीं है, यहां सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50%। जब 50% मेजोरिटी आप ले लेंगे तो यहां से पास हो जाएगा, यानी कि हाफ से ज्यादा, एक ज्यादा स्टेट से आपको, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर में यही था, इसको थोड़ा सा पढ़े और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।